हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम CS मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल .com में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। आज हम लोग बात करेंगे कंपनी को कैसे स्ट्राइक ऑफ किया जाए। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि स्ट्राइक ऑफ करने का प्रोसेस क्या होता है। यानी कोई भी कंपनी को जब हम लोग स्ट्राइक ऑफ करते हैं, यानी उनका नाम आरओसी के रजिस्टर से निकालते हैं, यानी कंपनी को क्लोज करते हैं, तो क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या ड्राफ्टिंग होती है, क्या कॉस्ट होता है, क्या टाइम होता है, उससे रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्यों हम लोग जाते हैं स्ट्राइक ऑफ के लिए। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कंपनी के पास ऑप्शन होता है, या तो वो वाइंड अप कर ले या तो वो स्ट्राइक ऑफ कर ले बंद होने के लिए। फ्रेंड, वाइंड अप प्रोसेस बहुत लेंदी, कॉस्टली और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रोफेशनल इन्वॉल्व होते हैं। वहीं स्ट्राइक ऑफ प्रोसेस जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, बहुत कम टाइम में हो जाता है, बहुत कम कॉस्ट में हो जाता है। सो इट्स सिंपल, लेस कॉस्टली, लेस टाइम कंज्यूमिंग। अज्यूम करिए कि 3 से 4 महीने के अंदर आपका ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। स्ट्राइक ऑफ अगर आप करने जाएंगे तो जनरली मैंने देखा है कि 3 से 4 महीने के अंदर ये प्रोसेस एंड हो जाता है, आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाती है। आपको इसमें हेल्प लगेगी प्रोफेशनल, दैट इज़ प्रैक्टिसिंग CA CS या कॉस्ट अकाउंटेंट की। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, अगर स्ट्राइक ऑफ करने जा रहे हैं तो कौन कौन से कंपनीज एक्ट के सेक्शंस है, रूल्स है जो हमें पता होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 248 है ऑफ कंपनीज एक्ट, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और कंपनीज रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी रूल्स 2016, उस रूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। यानी आपको कंपनीज एक्ट के रूल, ये वाले जो रूल आप देख रहे हो, वो पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं एक्ट की बात करूँ तो सेक्शन 248। अच्छा, खास मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। सेक्शन 248 में एक तरफ बताया गया सेक्शन 248 का सबसेक्शन 1, जिसमें ये बताया गया है कि ROC जब चाहे कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, अगर उसके पास ग्राउंड है वैलिड वाले, तो वो स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। वहीं सेक्शन 248 का सबसेक्शन 2 बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कंपनी खुद चाहे तो अपना नाम स्ट्राइक ऑफ करा सकता है। और 249 में बताया गया है कंपनी रेस्ट्रिक्टेड टू अप्लाई थ्रू अबव मोड, कब कंपनी खुद से अप्लाई नहीं कर सकती, उसके बारे में सेक्शन 249 में बताया गया है। चलिए देखते हैं। रिमूवल ऑफ कंपनी फ्रॉम ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनी से कैसे रिमूव होगा। सेक्शन 248 का सबसेक्शन 1, जहाँ ये बताया गया है कि ROC चाहे तो वो कंपनी का नाम रिमूव कर सकता है अगर उसके पास वैलिड ग्राउंड है। और सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि कंपनी खुद चाहे अपना नाम हटाना तो ROC को अप्लाई कर सकता है। ये दोनों तरीके हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, सेक्शन 248, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिमूव द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी। 248 का सबसेक्शन 1 में देखिए ABCDE दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है वेयर द रजिस्टर हैज़ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट, अब उसके पास रीजनेबल कोई पॉइंट है कि उसको ऐसा लगता है कंपनी हैज़ फेल्ड टू कमेंस हिज बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ हिज इनकॉर्पोरेशन। यानी जब कंपनी बना, इनकॉर्पोरेशन को उसका सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद 1 साल हो गया और देखा गया कंपनी ने कुछ बिजनेस किया ही नहीं, कमेंस ही नहीं किया बिजनेस को, तो ROC स्ट्राइक ऑफ के लिए बढ़ सकता है। B नंबर आप देख रहे हैं ओमिटेड है, यानी वो हट चुका है क्लॉज। अब C नंबर क्या कहता है, कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इमीडिएट preceding financial year and has not made any application within such period for obtaining the status of dormant company। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंपनी सपोज कई बार ऐसा होता है कि वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, पर थोड़े टाइम के लिए वो उसको अपना बिजनेस को बंद करके रखना पड़ता है, कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, किसी वजह के लिए, तो वो डॉर्मेंट स्टेटस के लिए कंपनी अप्लाई कर देता है ROC को कि मेरा स्टेटस डॉर्मेंट रहेगा, यानी मैं थोड़े दिन बाद एक्टिव होऊंगा, ROC को बता देता है। पर अगर ऐसा नहीं किया, कंपनी देख रहा है कि ROC देख रहा है कि कंपनी बनी, ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, सर्टिफिकेट मिल गया, कंपनी ने काम करना भी चालू कर दिया, ठीक है, कुछ साल काम किया, फिर अचानक से कंटिन्यूसली 2 साल से वो देख रहा है कि वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में भी ROC स्ट्राइक ऑफ के लिए आगे प्रोसीड कर सकता है।
पॉइंट नंबर डी देखिए, जिसमें लिखा है द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हैव नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन विच दे हैव अंडरटेकन टू पे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट हैज नॉट बीन फाइल्ड विद इन 180 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10A। यानी जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम का, उन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे नहीं किया, टाइम क्रॉस हो गया, कोई डिक्लेरेशन फाइल नहीं हुआ, तो ऐसे केस में भी रजिस्ट्रार कर सकता है। द कंपनी, पॉइंट नंबर ई देख रहे हैं, द कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन एज रिवील्ड आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन कैरिड आउट अंडर सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 12। यानी आरओसी ने किसी वजह से जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया था तो देखा कि कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही, तो ऐसे केस में भी रजिस्ट्रार खुद से स्ट्राइक ऑफ कर सकता है कंपनी का नाम। ऑफकोर्स वो उसको नोटिस देगा, उसकी बात सुनेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड मिलेगा, फिर उसके बाद ये प्रोसेस होगा। सो आरओसी के पास पावर है, रजिस्ट्रार के पास पावर है। He shall send a notice to the company and all the director of the company of his intention to remove the name of the company from the registrar of company and requesting them to send their representation along with copies of the relevant document if any within a period of 30 days from the date of the notice। यानी रजिस्ट्रार क्या करेगा, नोटिस देगा, टाइम पीरियड देगा कि आप अपने साइड से रिप्रेजेंटेशन दीजिए, मैं ऐसा काम क्यों ना करूँ, मैं क्यों स्ट्राइक ऑफ ना करूँ, मेरे पास ये सब रीज़न है, मेरे पास पावर है कि ये रीज़न पे मैं कर सकता हूँ, आपका इसमें आ रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं करूँ। सो कंपनी को देना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन। सो ये प्रोसेस होता है, इस तरीके से भी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ होता है। तो ये 248 का सबसेक्शन 1 हो गया, जहाँ रजिस्ट्रार अपने मन से चाहे। पर अगर कंपनी अपने मन से चाहता है स्ट्राइक ऑफ करना कि उसका नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाए, तो विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, यानी सबसेक्शन 1 में जो है वो तो है अ कंपनी में आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग ऑल इज लायबिलिटी, अपनी सारी लायबिलिटी ख़त्म करके। फ्रेंड, यहाँ समझने की बात यह है कि लायबिलिटी यहाँ जो बोल रहा है, जितनी भी लायबिलिटी कंपनी से डिमांड की जाती है, यानी उसके बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी आप देख रहे हो, ठीक है, और जो डिमांडिंग है यानी जो भी उस पर ऑब्लिगेशन है कंपनी को पे करने का, वो पे कर देता है। अब सपोज़ मैं अगर बोलूँ कि कंपनी पे करने को तैयार था पर क्रेडिटर आया ही नहीं, या किसी वजह से वो क्रेडिटर अप्रोच नहीं किया, उसको लायबिलिटी अभी भी दिखाई दे रही है, फ्रेंड, तो वो कंपनी का गलती नहीं है, तब वो अलाउड है। बट जो भी डिमांडिंग लायबिलिटी है उसके पास, जो उसको फुलफ़िल करनी है, वो तो वो करेगा अपने साइड से। सो आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग ऑल इस लायबिलिटी, यानी जो भी डिमांडेबल लायबिलिटी है, बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी क्या करेगा, एक एसआर पास करेगा और कंसेंट ऑफ 75% ऑफ मेंबर इन टर्म्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। फ्रेंड, यहाँ बोल रहा है पहले कि अगर सपोज सिर्फ कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर है तो एसआर पास कर देगा, पर अगर सपोज उस पर कंपनी में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों टाइप के शेयर होल्डर्स है, तो ऐसे केस में दोनों का मिला के अब देखेंगे 75% पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है, उतने लोगों ने, उतने कैपिटल वाले लोगों ने इसके लिए परमिशन दे दे कि हाँ ठीक है आप स्ट्राइक ऑफ कर लो, तो कंपनी आगे प्रोसीड कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है रजिस्ट्रार को फॉर रिमूविंग द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी ऑन ऑल और एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। ग्राउंड क्या होना चाहिए, कंपनी के पास रीज़न क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको रीज़न बताया अभी कि इनकॉर्पोरेशन हो गया, 1 साल तक बिजनेस नहीं कर रहा, या बिजनेस इनकॉर्पोरेशन के पास बिजनेस कर रहा था, फिर उसके बाद देखा गया कि लगातार 2 साल से कंपनी बिजनेस नहीं कर रहा, तो ये सब रीज़न अगर कंपनी के पास है तो कंपनी अप्रूवल लेके अपने मेंबर से आरओसी को अप्लाई कर सकता है। सो एंड द रजिस्टर शेल ऑन रिसीप्ट ऑफ सब एप्लीकेशन कॉज अ पब्लिक नोटिस टू बी इशूड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। रजिस्ट्रार क्या करेगा, कंपनी ने रजिस्ट्रार को नोटिस दे दिया कि हाँ ऐसा ऐसा रीज़न है, आप मेरा कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दो, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक एडवर्टीजमेंट जारी करेगा अपनी साइड से कि हाँ ये कंपनी हम लोग स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं, किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो अपना जो ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकता है, आरओसी को बता सकता है कि हाँ क्यों इस कंपनी को नहीं बंद करना चाहिए, कोई रीज़न अगर हो तो। फिर वंस वो ऐसा एडवर्टीजमेंट कर देता है, टाइम पीरियड देता है किसी को रेज़ करने के लिए अपना जो भी ऑब्जेक्शन है, अगर नहीं आता उस टाइम पीरियड में कोई ऑब्जेक्शन, तो जो रजिस्ट्रार है वो एक STK का एक फॉर्म करता है, दैट इज़ STK 7, और स्ट्राइक ऑफ कर देता है उस कंपनी को। मैं आपको दिखाऊंगी उसका फॉर्मेट भी अभी आगे। सो आगे देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट इन अ केस कंपनी रेगुलेटेड अंडर स्पेशल एक्ट, अप्रूवल ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड और एस्टैब्लिश्ड अंडर दैट शैल आल्सो बी ऑब्टेन्ड एंड क्लोज विद द एप्लीकेशन।
अब सपोज जो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो रही है वो किसी रेगुलेशन के अंदर आती है, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर आती है, किसी ऐसे इंश्योरेंस वाले के अंदर आती है, तो ऐसे केस में उनकी जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वहाँ से एक एक चाहिए होता है, दैट इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि हाँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कंपनी बंद हो रही है और उनके साइड से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो एक कंपनी को ये लेके रखना पड़ता है, ये भी आरओसी को सबमिट करना पड़ता है, कंपनी सबमिट करता है आरओसी को। अच्छा चलिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आरओसी चाहे तो कंपनी का नाम रिमूव कर सकता है, ये भी बता दिया कि कंपनी खुद चाहे तो अपना नाम रिमूव करा सकती है, पर कुछ कंपनी ऐसी होती है जो इस प्रोसेस में नहीं जा सकती, दैट इज़ लिस्टेड कंपनी। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है या कंपनी दैट हैव बीन डी लिस्टेड ड्यू टू नॉन कंप्लायंस लिस्टिंग रेगुलेशन और लिस्टिंग एग्रीमेंट और एनी अदर लॉ, यानी लिस्टेड था पर किसी वजह से डी लिस्टेड हो गया क्योंकि कंप्लायंस नहीं कर रहा था प्रॉपरली। या वैनिशिंग कंपनी, वैनिशिंग कंपनी फ्रेंड वो होती है जिनके मतलब आप ट्रेस नहीं कर सकते, वहाँ डायरेक्टर तो सब डेथ हो चुके, कोई है ही नहीं कंपनी, ऑलमोस्ट डेथ के मतलब वैसे ही होती है कि वैनिशिंग कंपनी। कुछ कंपनी है बट उनके जो चलाने वाले सब है ही नहीं, कोई ट्रेसेबल ही नहीं है, तो उसे वैनिशिंग कंपनी कहते हैं। सो वैसी कोई कंपनी है। कंपनीज अंडर इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन, कंपनीज अगेंस्ट विच एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफिस इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट, यानी ऑफकोर्स कोई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है, वो वैसा केस वाली कंपनी नहीं कर सकती। सेक्शन 8 वाली कंपनी नहीं कर सकती। कंपनीज हुज एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस पेंडिंग बिफोर एनी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, कंपनीज हैविंग चार्ज विच आर पेंडिंग फॉर सेटिस्फैक्शन, कंपनीज हैविंग आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट और इन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ द सेम। सो ये सब वो कंपनी है जो स्ट्राइक ऑफ खुद नहीं करा सकती, वो अप्लाई नहीं कर सकती आरओसी को कि प्लीज़ आप मेरा नाम जो है स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए। चलिए, व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइक ऑफ द नेम अंडर फास्ट ट्रैक एग्जिट। सो फ्रेंड्स, स्ट्राइक ऑफ प्रोसेस को फास्ट ट्रैक एग्जिट माना जाता है क्योंकि बहुत कम टाइम में और जल्दी हो जाता है, और जनरली प्राइवेट कंपनीज फास्ट ट्रैक एग्जिट मोड ही चूज़ करती है क्योंकि वाइंडिंग ऑफ प्रोसेस बहुत लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली हो जाता है इन कंपनियों के लिए। The company desired to get its name struck off from the register shall file an application prescribed form FTE online with the registrar. The form shall be accompanied with affidavit, indemnity bond, statement of account, chartered accountant in practice certify करेगा statement of account को, board resolution। so काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट किए जाते हैं। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फाइल अंडर फास्ट ट्रैक एग्जिट विल बी अवेलेबल। सो कंपनी के पोर्टल पे दिखाई, एमसी के पोर्टल पे दिखाई दे देता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। List of application filed under FTE will be available on this portal. In case any stakeholder has any objection to strike off the name of the company, he may raise such objection by email letter with the concerned ROC office within 30 days from the date of filing of form FTE by the company. So मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। चलिए, वंस ये समझ में आ गया कि कंपनी ने अप्लाई तो कर दिया आरओसी को कि मेरा नाम आप हटा दो, अब आरओसी क्या करेगा? आरओसी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर सपोज आरओसी ने खुद ही किया था नेम रिमूवल का चीज़, यानी 248 सबसेक्शन 1 जो मैंने आपको बताया, तो ऐसे केस में जो नोटिस वो पब्लिश करेगा आरओसी वो होगा STK 5 फॉर्मेट में। पर अगर सपोज कि कंपनी गया था आरओसी के पास, यानी कंपनी ने अप्लाई किया था आरओसी को कि आप मेरा नाम हटा दो, तो जो नोटिस पब्लिश करेगा आरओसी वो होगा फॉर्म STK 6 में। मैं आपको दोनों फॉर्म दिखाऊंगी एट द एंड। ये मैंने आपको रूल दिखाया है, मैंने आपको बताया था कंपनी एक्ट के बारे में कौन कौन से सेक्शन आपको पता होना चाहिए, कंपनीज रूल्स कौन सा पढ़ना है अगर आप स्ट्राइक ऑफ करा रहे हो तो ये है वो रूल जिसमें लिखा है एवरी एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 shall accompanied by NOC, no objection certificate from the appropriate regulatory authority। जैसे कि मैंने बताया कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है अलग अलग केस में अलग अलग होती है। अगर आपकी कोई भी नहीं हो सकता, प्राइवेट कंपनी में कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं हो तो ऐसे केस में नहीं चाहिए। अदरवाइज जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है आप देख रहे हो वहाँ वहाँ आपको लेने से, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अगर है वैसे है, इंश्योरेंस वाली कंपनी है, बैंकिंग कंपनी, सब देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है पूरा। अच्छा, फाइलिंग की चलिए बात करते हैं। तो अगर आप कंपनी स्ट्राइक ऑफ करा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो पेंडिंग फॉर्म्स है वो सारे फाइल्ड हो, जैसे कि AOC 4 MGT 7
उस फाइनेंशियल ईयर के AOC 4 MGT 7 फाइल होने चाहिए। उसके बाद आप STK 2 है आपका स्ट्राइक ऑफ के लिए, वो फॉर्म आप फाइल करोगे। MGT 14 भी फाइल करना पड़ता है फ्रेंड। MGT 14 इसलिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर्स जो कंपनी के मेंबर्स है उनका परमिशन लिया जाता है कि हाँ कंपनी को स्ट्राइक ऑफ किया जा रहा है, आप एग्री कर रहे हो, वो लोग हाँ करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन यानी उतना परसेंटेज ऑफ वोट आता है तो कंपनी स्ट्राइक ऑफ प्रोसेस में आगे जाती है। तो जब SR पास हुआ है तो उसको MGT 14 के थ्रू फाइल किया जाता है ROC को। सो ये दो चीज़ आपने फाइल कर लिया, उसके बाद आप फाइल करोगे STK 2। STK 2 फ्रेंड AOC 4 MGT 7 MGT 14 STK 2 ये सारे फॉर्म्स जो हैं आपको MCA पोर्टल पे मिल जाते हैं। STK 2 के साथ अटैचमेंट जाता है फ्रेंड बहुत सारा, जैसे कि STK 3 STK 4 STK 8। सो फ्रेंड ये MCA पोर्टल पे नहीं मिलेगा आपको, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट MC ने बता दिया है कि ये तरीके का फॉर्मेट होगा, इस तरीके से आपको भरना है और अटैचमेंट के थ्रू देना है STK 2 के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं STK 3 जो है इंडेमनिटी बॉन्ड है, ये स्टैम्प पेपर पे होगा, नोटराइज्ड होगा। STK 4 भी स्टैम्प पेपर पे होगा, नोटराइज्ड होगा, एफिडेविट है। STK 8 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कि आपके जो बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा एसेट लायबिलिटी मेरे नील है, मैंने सारे पे ऑफ कर दिए, मेरे बैंक अकाउंट नील है, क्लोज हो चुका है, बैंक से भी सर्टिफिकेट ले लिया जाएगा। सो ये सारे अटैचमेंट जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है ये प्रैक्टिसिंग CA से आपको लेना पड़ेगा, सर्टिफाई कराना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन अगर कुछ है, और मेंबर कंसेंट तो जैसे मैंने आपको बताया। ये एक फॉर्मेट है जैसा कि आप देख रहे हो जिसमें बोर्ड रेजोल्यूशन सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 में बोर्ड रेजोल्यूशन जनरली किस टाइप का होता है, कैसे ड्राफ्टिंग होती है, उसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। ऑफकोर्स हर कंपनी में अलग अलग तरीके से ड्राफ्टिंग प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, एडिशन हो सकते हैं इसमें भी, बट एक जनरली क्या क्या लिखा जाता है उसका एग्जाम्पल है ये। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, फिर जब मेंबर, ये तो हो गया चलिए डायरेक्टर ने अपना रेजोल्यूशन फाइल किया, मतलब रेजोल्यूशन बनाया, फिर मेंबर लोग अपना SR जो पास करेंगे उसमें क्या क्या लिखा होगा। स्ट्राइक ऑफ कंपनी थ्रू फास्ट ट्रैक एग्जिट स्कीम, अब जैसा कि देख रहे हो, रिजॉल्व दैट ऐसे करके स्टार्ट होगा, रिजॉल्व फर्दर दैट ऐसे करके फिर होगा, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, डायरेक्टर नेम, ये सब। फिर है STK 4। STK 4 में जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैम्प पेपर पे होगा, जनरली 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे होता है ये। मैं ये डिटेल नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे देती हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी हुई रहती है। STK 8 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसमें ये दिखाना कि हाँ मेरा कैपिटल है इतना है, आपको दिख रहा होगा। फिक्स एसेट नील दिखा रहे, इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट नील। तो ये बना के आपको देगा और आपको इसको भी अटैचमेंट के थ्रू फाइल करना पड़ेगा। STK 3 जैसे कि मैंने आपको बताया इंडेमनिटी बॉन्ड, ये भी स्टैम्प पेपर पे होगा, इस तरह की इसकी ड्राफ्टिंग होगी। चलिए ये सब तो हो गया। अब मैं आपको बता दूं STK 6 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब रजिस्ट्रार, हम लोग जब रजिस्ट्रार को यानी कंपनी जब खुद से अप्लाई करता है, जैसे कि आप देख रहे हो सेक्शन 240 सबसेक्शन 2, यानी कंपनी खुद से अप्लाई कर रहा है कि हाँ आप मेरा नाम काट दीजिए, तो जो पब्लिक नोटिस जारी करता है ROC वो कुछ इस फॉर्मेट में दिखता है, इस तरीके से दिखाई देगा, और लिस्ट रहती है साथ में अटैच कि कौन कौन सी कंपनी को अप्लाई की है कंपनी ने स्ट्राइक ऑफ के लिए। फिर ये है STK 5, जैसे कि आप देख रहे हो सेक्शन 248 सबसेक्शन 1, यानी ROC ने खुद से डिसीजन लिया कि हाँ इस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड जो पब्लिक नोटिस है ये है, उसके साथ अटैचमेंट रहता है कंपनी के नाम से, किस किस कंपनी को वो स्ट्राइक ऑफ करने का सोच रही है, मतलब प्रोसेस में है। वंस सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तब STK 7 इशू होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हाँ ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है इस डेट से। तो ये उसका फॉर्मेट है, ये ROC ही जारी करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि
जो फॉर्म मैंने आपको बताया STK2 वो कहाँ मिलेगा? आपको MCA पोर्टल पे जाना है, वहाँ पर आपको फॉर्म एंड डाउनलोड दिख रहा होगा। फॉर्म एंड डाउनलोड जो है वहाँ पर से आपको क्लिक करना है, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर लिखा है STK2। एक साइड में ई फॉर्म इंस्ट्रक्शन किट, जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि फॉर्म को कैसे भरते हैं, और उसके बगल में है ई फॉर्म, जिसमें ये लिखा हुआ है कि फॉर्म में क्या क्या है, यानी आपको जो भरना है वो है ई फॉर्म। और ई फॉर्म इंस्ट्रक्शन किट सिर्फ हेल्प पर्पज़ के लिए है कि आपको हेल्प करे कि इसे भरा कैसे जाता है। सो आपने STK2 को आपको डाउनलोड कर लेना है। STK2 कुछ इस तरीक़े से दिखाई देगा। इसमें आपको क्या क्या देना है? कंपनी का सिन नंबर आपसे मांगा जाएगा, प्रीफिल करोगे तो काफ़ी सारी डिटेल्स में ऑटो फिल हो जाएंगी। फिर जैसा जैसा कि आप देख रहे हो, वेदर द कंपनी इज़ लिस्टेड और नॉट, यस या नो। वेदर द कंपनी हैज़ बिन डिसलिस्टेड, यस या नो आपको भरना है। वेदर द कंपनी एक्टिविटीज़ कोई रेगुलेटेड बाय सेक्टोरल रेगुलेशन कोई है तो यस या नो वहाँ पर। वेदर SR इज़ पास्ड फॉर रिमूवल ऑफ नेम, क्या नाम रिमूवल के लिए कोई SR पास हुआ था तो यस या नो उधर। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एज पर MOA। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन बिजनेस लास्ट कैरिड आउट बाय द कंपनी। जहाँ जहाँ आप रेड डॉट देख रहे हो ये सब कंपलसरी है, ये आपको भरना ही है। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर, MD, मैनेजर, सेक्रेटरी, CEO, CFO ऑफ द कंपनी। नंबर ऑफ डायरेक्टर, MD, मैनेजर, सेक्रेटरी, CEO, CFO कितने हैं वो नंबर लिखना है आपको। फिर उससे रिलेटेड आपको डिटेल फिल करते रहने पड़ेंगे यहाँ पर। जैसे डायरेक्टर के केस में दिन, बाकी लोग के केस में आप इनकम टैक्स पैन नंबर दे सकते हो, नेम, डेजिग्नेशन, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सब डिटेल भरने पड़ेंगे आपको। वेदर देयर इज़ एनी लिटिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी, यस या नो। फिर I डैश सन डॉटर ऑफ डैश MD डायरेक्टर ऑफ डैश है बाय मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिमूविंग द नेम ऑफ द कंपनी, यानी जिसको भी बोर्ड ने ऑथराइज किया है डायरेक्टर को वो यहाँ पर भरेगा अपना नाम। बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर, डेट, मेन आया। अब ये अटैचमेंट जैसे कि आप देख रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट showing the asset liability of the company made up to the date not more than 30 days before the date of application and certificate by a CA। बोर्ड रेजोल्यूशन, यानी बोर्ड ने जो रेजोल्यूशन लिया है वो भी जाएगा। SR जो पास हुआ है वो भी जाएगा। एफिडेविट, STK3, STK4, और जो ऑप्शनल अदर अटैचमेंट, ऑप्शनल अटैचमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया जो अटैचमेंट जाएगा वो सब आपको देना है, अटैच करना है यहाँ पर। टू बी डिजिटली साइन बाई, सो डायरेक्टर का नाम, डायरेक्टर या सेक्रेटरी जो भी भर रहा है उसका, DSC उसका जाएगा। सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग, यानी कोई प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, CA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट जो सर्टिफाई करेगा वो, उसका मेंबरशिप नंबर, COP नंबर, एसोसिएट है कि फेलो है वो डिटेल। फिर उसके बाद आपको करना है चेक फॉर्म। चेक फॉर्म करने से फ्रेंड अगर कोई एरर है, कोई बॉक्स छूट गया है तो वो दिखा देगा आपको। प्री स्क्रूटिनी करना है, सेव करना है, प्री स्क्रूटिनी हो जाएगा। उसके बाद फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, नीचे वाला पोर्शन आपको कुछ नहीं भरना है, बस प्री स्क्रूटिनी करके आप देखेंगे। प्री स्क्रूटिनी अगर सक्सेसफुल हो गया तब आप उसको अपलोड कर सकते हो। अपलोड कैसे होगा फ्रेंड? वही MCA पोर्टल पे जाना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे, आपके पास लॉगिन आईडी होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको उसमें MCA पोर्टल पे बनाना पड़ेगा। सो वंस आपने लॉगिन आईडी बना लिया, आपने साइन इन किया, माई वर्क स्पेस पे आप जाओगे, वहाँ अपलोड ई फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। आप अपलोड ई फॉर्म में जाओगे, नॉर्मल फॉर्म, रीसबमिशन SRN चूज़ करना पड़ेगा। आप चूज़ करोगे नॉर्मल फॉर्म, ब्राउज़ करोगे कहाँ आपने सेव किया है उस फॉर्म को और इसे अपलोड कर दोगे। वंस आपने अपलोड कर दिया उसके बाद पेमेंट गेटवे के साइड आएगा। सो अब जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो वैसे ही आपसे डिटेल मांगे जाएंगे, आपको OTP एंड अदर्स थिंग। सो वैसे भर के ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे, एक चालान जनरेट हो जाएगा, उसको आप सेव करके रख लीजिएगा। सो वंस आप ये करते हो तो आपका फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि ये प्रोसेस स्ट्राइक ऑफ का कैसे होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें टाइम कितने लगते हैं। ऑफकोर्स 3 से 4 मंथ एज्यूम कर रही हूँ, इस टाइम पीरियड के अंदर सब कुछ ठीक रहा तो हो जाता है ख़त्म। साथ ही अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ
तो STK2 भरने का जो कॉस्ट है वो है 10,000 रुपीज़। पहले 5,000 था, अब हाल ही में ऑलमोस्ट कुछ महीने पहले ही 6 to 7 मंथ पहले ही इसे बढ़ा के 10 कर दिया गया था। सो फिलहाल अभी STK2 भरने का कॉस्ट है 10,000 रुपीज़। साथ में प्रोफेशनल फ़ीस, अलग अलग प्रोफेशनल के अलग अलग फ़ीस होते हैं। सो इस तरीके से आप STK2 भर के अपनी कंपनी को क्लोज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर कोई अभी भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। उसके बाद भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि आपके क्या डाउट है। मैं कोशिश करूँगी उन डाउट को क्लियर करने की। दिस इज CS मनीषा साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।